Good morning, student. Today we are going to learn the new topic, that is non-invasive ventilation. Yesterday I have told you about the normal breathing pattern, mechanical ventilation, what is mechanical ventilator, type of mechanical ventilator, purpose of mechanical ventilator. In types of mechanical ventilator हम लोगों ने क्या क्या देखा था? There are two types of ventilator. First one is positive pressure ventilator and second one is negative pressure ventilator. In negative pressure ventilator there are two types. First one is iron lung ventilator and second one is QRS or biphasic QRS ventilator. एंड इन पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन हम लोगों ने क्या क्या देखा था? सो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, इन्वेसिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन और नॉन इन्वेसिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन. एंड इन इन्वेसिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देयर आर थ्री टाइप्स. फर्स्ट वन इज़ pressure cycled, second one is time cycled and third one is volume cycled. And invasive positive pressure ventilation कि हम लोगों ने क्या देखा था कि इसमें हम पहले पेशेंट को एंडोट्रैकियल इंटूबेशन करते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि ट्रैकियोस्टॉमी हम पहले पेशेंट का परफॉर्म करते हैं. 80 ट्यूब डालते हैं उसके ट्रैकिया में, उसके बाद हम उसको मैकेनिकल वेंटिलेशन के थ्रू हम उसको रेस्पिरेटरी सपोर्ट देते हैं. आज हम देखेंगे पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन का जो सेकंड टाइप है, दैट इज़ नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन. ये हम देखेंगे कि ये क्या होता है और इसके टाइप्स क्या होते हैं. इसके साथ ही साथ हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेंटिलेटर सेटिंग, अलग अलग क्या क्या सेटिंग्स हम करते हैं वेंटिलेटर में, वो सारी चीज़ों के बारे में आज हम सीखेंगे. तो अब हम देखते हैं व्हाट इज़ नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन. सो नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन इट इज़ डिलीवर्ड बाय अ ओरोनेजल मास्क. इसमें हम किसी भी तरह का एंडोट्रैकियल इंटूबेशन नहीं करते हैं, ना ही पेशेंट में हम ट्रैकियोस्टॉमी परफॉर्म करते हैं. इसमें सिंपली जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, पेशेंट को ऑलरेडी एक मास्क लगा हुआ है, जो कि ये जो वेंटिलेटर है इससे ये मास्क है वो कनेक्टेड है. तो इसमें हमने किसी भी तरह का ट्रैकियोस्टॉमी या एंडोट्रैकियल इंटूबेशन परफॉर्म नहीं किया है. इसमें हम एक मास्क के थ्रू पेशेंट को क्या करते हैं, ब्रीदिंग सपोर्ट देते हैं विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेटर. So non-invasive positive pressure ventilation, it is also called non-invasive ventilation. It is the delivery of oxygen via a face mask and therefore eliminate the need of endotracheal airway. अभी मैंने आपको बताया कि इसमें जो हम पेशेंट को ऑक्सीजन की डिलीवरी करते हैं पेशेंट के लंग्स में, वो हम देते हैं पेशेंट को फेस मास्क के थ्रू विदाउट एंड एलिमिनेट द नीड ऑफ ET ट्यूब, है ना. इसमें किसी भी तरह का एंडोट्रैकियल इंटूबेशन करने की ज़रूरत नहीं है. एंडोट्रैकियल इंटूबेशन क्या होता है, मैं इसके बारे में अलग से एक स्लाइड नेक्स्ट क्लासेस में लूँगी, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा. इट अचीव्स कंपैरेटिव फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स टू कन्वेंशनल मैकेनिकल वेंटिलेशन बाय रिड्यूसिंग द वर्क ऑफ ब्रीदिंग एंड इम्प्रूविंग द गैसियस एक्सचेंज. अगर हम इसको इन्वेसिव के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं, इन्वेसिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन के साथ अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, जैसे कि प्रेशर साइकल्ड है, वॉल्यूम साइकल्ड है, टाइम साइकल्ड वेंटिलेशन है, उसके कंपेयर में ये बहुत ही अच्छा है. ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है पेशेंट के लिए. क्यों? क्योंकि इसमें जो पेशेंट है उसका जो हम ब्रीदिंग के लिए जो उसको इफ़र्ट लगाना पड़ा उसको तो हम रिड्यूस कर रहे हैं, साथ ही साथ उसके गैसेस एक्सचेंज करने की जो लंग की कैपेसिटी है वो भी इम्प्रूव हो रही है. ये कैसे हो रहा है? इन्वेसिव में जो हमने देखा प्रेशर साइकल्ड, टाइम साइकल्ड, वॉल्यूम साइकल्ड, उसमें क्या होता है, हम सेट कर देते हैं. वॉल्यूम साइकिल में हम वॉल्यूम सेट कर देते हैं, प्रेशर साइकिल में हम प्रेशर सेट कर देते हैं, टाइम साइकिल में हम लेंथ, मतलब कितने देर में इन्हेलेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हम सेट कर देते हैं. तो उसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट का जो लंग है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल मशीन जो मैकेनिकल वेंटिलेटर उसके कंट्रोल में आ जाता है. लंग
खुद से कुछ नहीं कर सकता। इसकी वजह से क्या होता है, उसकी जो कैपेसिटी है वो बहुत ही लिमिटेड हो जाती है। लेकिन ये ऐसा नहीं करता, या ये क्या करता है, अगर हम उससे कंपेयर करें तो ये जो हमारे लंग्स की जो कैपेसिटी है, जो इफ़र्ट है, एयरवे रेजिस्टेंस है, उसको कुछ हद तक ये क्या करता है, एज़ कंपेयर टू इनवेसिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, ये कुछ हद तक क्या करता है, उसको मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ नॉन इन्वेसिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। द इंटरवेंशन इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर रेस्पिरेटरी फेलियर इन क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़। बहुत सारे ऐसे डिसीज़ हैं जिनमें कि हम नॉन इन्वेसिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन परफॉर्म करते हैं, यानी कि विदाउट एंडोट्रैकियल इंटूबेशन हम पेशेंट को ऑक्सीजन की डिलीवरी करते हैं। ऐसे कौन कौन से कंडीशन है? फर्स्ट है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़, ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा है ना, ये भी पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको। रेस्पिरेटरी कंडीशंस विदाउट कॉम्प्लिकेशंस लाइक रेस्पिरेटरी मसल वीकनेस, अपर एयरवे ट्रॉमा, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। निमोनिया के टाइप्स में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, व्हाट इज़ वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, एंड sinusitis, that is upper respiratory tract infection. Next, it works by creating a positive pressure, that the pressure outside the lung being greater than the pressure inside of the lungs, and this cause air to be forced into the lungs and down. The pressure gradients lessen the respiratory effort and reduce the work of breathing. आपको मैंने पहले भी बताया, जो मैकेनिकल वेंटिलेटर है ये दो जो उसके बेसिक हैं उस पर काम करता है। क्या है? प्रेशर के ऊपर। प्रेशर यानी कि एक होता है पॉजिटिव प्रेशर और एक होता है नेगेटिव प्रेशर। प्रेशर का रोल मैंने पहले भी बताया कि अगर हमारे लंग्स के अंदर प्रेशर ज़्यादा है और एटमॉस्फेयर में प्रेशर कम है तो क्या होगा, हमारे लंग्स से एयर एटमॉस्फेयर में बाहर की तरफ एक्सेल होगी, यानी कि मूव्ड आउट होगी। अगर हमारे लंग्स के अंदर प्रेशर कम है और साथ ही साथ जो एटमॉस्फेयर है उसका प्रेशर क्या है, ज़्यादा है, उसकी वजह से क्या होगा, तो मैंने क्या बताया था सेकंड थिंग, कि अगर लंग्स के अंदर जो है वो हमारा जो प्रेशर है वो कम है, ठीक है। सो द प्रेशर आउटसाइड द लंग, मतलब लंग के बाहर का प्रेशर ज़्यादा है और हमारे लंग्स के अंदर का प्रेशर अगर कम है तो क्या होगा, जो बाहर से हवा अंदर की तरफ पे आएगी, यानी कि इन होगा, मूव्ड इन। तो ये जो प्रेशर का जो ये रूल है इस टाइप का, इसी पे वर्क करता है मैकेनिकल वेंटिलेशन, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन और नेगेटिव। तो ये जो नॉन इन्वेसिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, लंग्स के बाहर का जो प्रेशर है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू प्रेशर इनसाइड द लंग्स, जिसकी वजह से एयर क्या है, बाहर से हमारे लंग्स में आएंगी। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ नॉन इन्वेसिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। सो इट हैज़ टू टाइप्स। सो फर्स्ट वन इज कांस्टेंट पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, स्थिर, है ना, एक जगह पे स्थिर होना। तो नाम से बिल्कुल आप लोग याद रखेंगे, कांस्टेंट पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, CPAP। नेक्स्ट हम देखते हैं बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, दैट इज कॉल्ड BiPAP। अब हम दोनों को अलग अलग हम देखेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं CPAP। इट इज़ द मोस्ट बेसिक लेवल ऑफ सपोर्ट एंड इट प्रोवाइड द ऑक्सीजन इट प्रोवाइड कांस्टेंट फिक्स्ड पॉजिटिव प्रेशर थ्रू आउट द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ये क्या करता है, ये एक फिक्स प्रेशर सेट कर लेता है, पॉजिटिव प्रेशर, यानी कि एटमॉस्फेयर के बाहर का प्रेशर ये एक सेट कर लेता है बोथ दोनों टाइम, ड्यूरिंग द बोथ टाइम इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन, विच कॉज द एयरवे टू रिमेन ओपन एंड रिड्यूस द वर्क ऑफ ब्रीदिंग एंड दिस रिजल्ट इन अ हायर डिग्री ऑफ इंस्पायर्ड एयर देन अदर ऑक्सीजन मास्क।
इसकी वजह से क्या होता है, ये क्या करता है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों टाइम में एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना होना चाहिए ये पहले से ये सेट कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो पेशेंट के जो एल्वियोलाई हैं वो एक्सहेलेशन के टाइम पे कोलैप्स नहीं होते। क्यों? क्योंकि कुछ अमाउंट में जो गैसेस हैं, जो एयर्स हैं, वो पेशेंट के एल्वियोलाई में जाता ही रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट के जो एल्वियोलाई हैं वो कोलैप्स नहीं होते हैं। और जिसकी वजह से क्या होता है, जो इंस्पायर्ड एयर है, यानी कि जो ऑक्सीजन पेशेंट ने इंस्पायर्ड किया है वो एज़ कंपेयर टू, अगर हम अदर जो मेथड देखते हैं उसके कंपेयर में जो इंस्पायर्ड ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो ज़्यादा होता है एज़ कंपेयर टू अदर मेथड ऑफ वेंटिलेशन। नेक्स्ट, व्हाट आर द इंडिकेशन ऑफ सीपैप। कौन कौन से पेशेंट में हम ये वाला जो सीपैप है, यानी कि कांस्टेंट पॉजिटिव एयरवे प्रेशर वेंटिलेशन है, जो हम यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट है, व्हेन अ पेशेंट रिमेन्स हाइपोक्सिक डिस्पाइट मेडिकल इंटरवेंशन, मतलब कि पेशेंट को हमने बहुत सारे इंटरवेंशन, बहुत सारे तरीके से उसको उसकी जो ब्रीदिंग है, उसको ब्रीदिंग पैटर्न को उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की, ऑक्सीजन थेरेपी दे रहे हैं, बहुत अलग अलग टाइप्स के हमने बहुत सारे इंटरवेंशन परफॉर्म किया, लेकिन इसके बाद भी पेशेंट क्या है, हाइपोक्सिक है। हाइपोक्सिक का मतलब क्या होता है, डिक्रीज ऑक्सीजन लेवल इन टिश्यू, मतलब उसके जो टिश्यूज़ है उनमें ऑक्सीजन का लेवल सफिशिएंट नहीं हो पा रहा है, तब हम पेशेंट को सीपैप देते हैं। नेक्स्ट है एटलेक्टेसिस। एटलेक्टेसिस मैंने बताया है, इसमें क्या होते हैं, लंग्स हमारे वो कोलैप्स हो जाते हैं, तो इस पेशेंट में भी हम सीपैप देते हैं। नेक्स्ट है रिब फ्रैक्चर। अगर किसी पेशेंट का रिब फ्रैक्चर हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा, जो उसके लंग्स हैं वो प्रॉपर एक्सपेंड नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट को प्रॉपर जो एक इंस्पायर्ड एयर, जो जितना वॉल्यूम उसको जितना अमाउंट एयर का इन्हेलेशन के टाइम पे अपने लंग्स में लेना चाहिए वो नहीं ले पाएगा। तो इस कंडीशन में भी हम पेशेंट को सीपैप एडवाइस करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर। टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर का मतलब क्या है कि इसमें दोनों कंडीशन होगी पेशेंट के। फर्स्ट होगा हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का मतलब क्या है, पेशेंट के बॉडी में टिश्यूज़ में ऑक्सीजन की कमी तो है ही, लेकिन साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो है या तो वो अपने नॉर्मल अमाउंट में रहेगा या फिर उसका कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम रहेगा। कम यानी कि हाइपोकैप्निया, और नॉर्मल अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है तो नॉर्मोकैप्निया। फिर से एक बार मैं इसको रिवाइज कर रही हूँ। टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर में 2 कंडीशन होंगे। सबसे पहला कंडीशन क्या होगा, ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, दैट इज़ हाइपोक्सिया। सेकंड जो कंडीशन है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, तो वो पहला चीज़ तो ये हो सकता है कि वो नॉर्मल ही रहेगा, या दूसरा उसका लेवल कम रहेगा, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये होता है कंडीशन टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर। तो इस कंडीशन में हम पेशेंट को सीपैप देते हैं। सम अदर इंडिकेशन और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, pneumonia, and it is more commonly used with the infants. इन्फेंट्स में हम ये सबसे ज़्यादा नेज़ल सीपैप हम यूज़ करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं सीपैप, ये मशीन है, ठीक है, और पेशेंट को यहाँ पे ओरोनेज़ल मास्क के थ्रू यहाँ पे ब्रीदिंग सपोर्ट दिया जा रहा है। नेक्स्ट कम टू द बाईपैप, दैट इज़ बाईफेजिक पॉजिटिव एयरवे प्रेशर वेंटिलेशन। NIV is often described as BiPAP, and it provide differing airway pressure depending on inspiration and expiration. इसके पहले जो कांस्टेंट था CPAP, उसमें क्या था, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों के लिए प्रेशर को हमने क्या कर दिया था, कांस्टेंट यानी कि फिक्स कर दिया था। इसमें हम फिक्स नहीं करते, ये डिपेंड करता है कि अकॉर्डिंग टू इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन, ये डिफरेंट हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये क्या है, इट प्रोवाइड डिफरिंग एयरवे प्रेशर डिपेंडिंग ऑन द इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। उसमें हम क्या करते हैं, उसको फिक्स कर देते हैं। इसमें क्या है, द इंस्पायरेटरी पॉजिटिव एयरवे प्रेशर इज़ हायर देन द एक्सपायरेटरी पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। मतलब क्या है, इसमें
इंस्पायरेशन के समय पॉजिटिव एयरवे प्रेशर जितना होना चाहिए वो क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा एज कंपेयर टू एक्सपायरेटरी पॉजिटिव एयरवे प्रेशर. Therefore, ventilation is provided mainly by IPAP, that is BiPAP, and where EPAP यानी कि expiratory positive airway pressure recruit under ventilated or collapse alveoli for gases exchange and allow for the removal of the exhaled gas. इसमें क्या होता है, जो expiratory positive airway pressure है वो क्या होता है, वो inspiratory positive airway pressure से कम होता है. अब ये इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी पॉजिटिव एयरवे प्रेशर मैं आप लोगों को फर्स्ट ईयर में पढ़ा चुकी हूँ. आप लोग इसको लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें जाके एक बार आप रिवाइज कर सकते हैं, है ना. तो यहाँ पे जो ई पैप है वो आई पैप से क्या होगा, कम होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जितने भी एल्वियोलाई जो कोलैप्स्ड हो गए हैं और उनमें जो एयर है वो एक्सेल नहीं हो पाया है, तो ये क्या करता है, उस एयर को एक्सेल करने में हेल्प करता है एंड अलाउ फॉर द रिमूवल ऑफ द एक्सेल्ड गैस. नेक्स्ट, इंडिकेशन ऑफ बाईपैप टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर. व्हाट इज टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर? इसमें भी दो कंडीशन होंगी. ऑक्सीजन की तो कमी है ही, ऑक्सीजन की कमी तो है ही टिश्यू में, साथ ही साथ जो मैंने टाइप 1 में बताया, क्या बताया था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है या तो नॉर्मल रहता है या कम रहता है, लेकिन इंक्रीज़ नहीं होता है. लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी इंक्रीज़ हो जाएगा. सो दिस इज़ टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर. सेकेंड वन इज COPD. इसमें भी हम देते हैं increased work of breathing which cause ventilatory failure, for example hypercapnia. अभी मैंने बताया है ना. तो टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर में हाइपरकैप्निया यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो जाता है. फैटिक और न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर लाइक माइस्थेनिया ग्रेविस, गुलियन बारे सिंड्रोम. यहाँ पे ये जैसे आप देख सकते हैं, पेशेंट को बाईफेजिक पॉजिटिव एयरवे प्रेशर लगा हुआ है और हम ओरोनेजल मास्क के थ्रू प्रेशर जो पेशेंट है उसको हम ब्रीदिंग सपोर्ट दे रहे हैं. अब नॉन इन्वेसिव कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट हम देखेंगे वेंटिलेटर सेटिंग. पेशेंट को किसी भी तरीके का हमको वेंटिलेशन का टाइप्स अगर हमको उसको देना है तो उसके पहले हमको बहुत सारी चीज़ें वेंटिलेटर में सेट करनी पड़ती है. हम चाहे पेशेंट को निगेटिव देना चाहते हैं, निगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन देना चाहते हैं, या फिर पॉजिटिव देना चाहते हैं, या फिर पॉजिटिव में हम इन्वेसिव नॉन इन्वेसिव किसी भी तरीके का हमको मैकेनिकल वेंटिलेशन पेशेंट को देना है, तो सबसे पहले हमको वेंटिलेटर में कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं वो सेट करनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन, है ना. उसके बाद ही हम पेशेंट को वेंटिलेशन देते हैं. तो सबसे पहले वेंटिलेशन सेटिंग में एक्चुअल में होता क्या है और ये क्यों ज़रूरी है. इट इज़ ऑर्डर्ड बाय द फिजिशियन एंड इंडिविजुअलाइज्ड फॉर ईच पेशेंट. ये फिजिशियन के द्वारा क्या किया जाता है, ऑर्डर, और ये हर पेशेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है. वेंटिलेटर्स आर डिज़ाइन टू मॉनिटर मेनी कंपोनेंट्स ऑफ द पेशेंट रेस्पिरेटरी स्टेटस. वेंटिलेटर्स को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि वो पेशेंट के रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं, और वो सभी कंपोनेंट्स को क्या करता है, मॉनिटर करता है. वेरियस अलार्म्स एंड पैरामीटर्स कैन बी सेट टू वार्न द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स दैट द पेशेंट इज़ हैविंग डिफ़िकल्टी विद द सेटिंग. और साथ ही साथ उसमें अलार्म सिस्टम भी होता है कि जिस भी चीज़ के लिए हमने जो भी सेट किया है, अगर वो उससे कम या ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पे उसमें अलार्म टोन क्या होने लगता है, रिंग होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि पेशेंट को डिफ़िकल्टी हो रही है ब्रीदिंग में, या पेशेंट को हमारी नीड है, हमको जाके दोबारा चेक करना है कि क्या प्रॉब्लम हो रही है. तो सबसे पहले जो चीज़ हम सेट करते हैं वेंटिलेटर में, दैट इज़ रेस्पिरेटरी रेट. द रेस्पिरेटरी रेट इज़ द नंबर ऑफ ब्रीथ द वेंटिलेटर डिलीवर्स टू पेशेंट ईच मिनट. रेस्पिरेटरी रेट एक जो वेंटिलेटर है वो 1 मिनट में पेशेंट को कितना जो है वो कितने नंबर ऑफ ब्रीथ प्रोवाइड करेगा.
द रेट चूजेंस डिपेंड ऑन द टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, तो ये डिपेंड करता है टाइडल वॉल्यूम के ऊपर। द टाइप ऑफ पल्मोनरी पैथोलॉजी, पेशेंट का जो लंग है वो किस कंडीशन में है, एंड द पेशेंट टारगेट ऑफ PaCO2, मतलब कि जो पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का उसको टारगेट करते हुए। The respiratory rate parameters are set above and below this number, and the alarms will then sound if the patient actual rate is outside of the desired range. हम इसके लिए क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी रेट को हम मिनिमम और मैक्सिमम में सेट कर देते हैं। अगर पेशेंट इसके बाहर जाता है तो क्या होगा, अलार्म है वो क्या करने लगेगा, साउंड करने लगेगा, जिससे हमें पता चलेगा कि पेशेंट क्या है, किस कंडीशन में है, पेशेंट इमरजेंसी कंडीशन में, और हमको जाके वेंटिलेटर को फिर से चेक करना है कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, पेशेंट को कहाँ पे डिफ़िकल्टी हो रही है। नेक्स्ट इज टाइडल वॉल्यूम। इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ गैस द वेंटिलेटर डिलीवर्ड टू द पेशेंट विथ ईच ब्रीथ, एंड द टाइडल वॉल्यूम पैरामीटर्स आर सेट above and below the desired volume, and when this is and the alarm will sound if the patient actual tidal volume is outside of the desired range. सेम सारे वेंटिलेटर सेटिंग में यही है कि हम उसमें मिनिमम और मैक्सिमम लेवल जो है वो सेट कर देते हैं। अगर उस लेवल से बाहर जाता ही है वो चीज़ तो क्या होगा, वेंटिलेटर अलार्म करने लगता है। नेक्स्ट, फ्रैक्शनल इंस्पायर्ड ऑक्सीजन। The fractional inspired oxygen, it is the amount of oxygen which is delivered to the patient. It can range from 21%, that is room air, to 100%, and it's recommended that it is to be set at 1.0 upon the initiation of mechanical ventilation to allow the patient to get used to the ventilator without experiencing hypoxia, and 100% oxygen should not be used continuously for long period of the time because of the risk of oxygen toxicity. जो भी हम पेशेंट को ऑक्सीजन देते हैं मैकेनिकल वेंटिलेशन से, तो कभी भी हम उसको पूरा 100% ऑक्सीजन नहीं देते हैं। क्यों? अगर हम उसको 100% ऑक्सीजन देंगे तो क्या होगा, पेशेंट के लंग्स में ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा और ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी हो जाएगी। ऑक्सीजन क्या है, हमारे लिए अच्छा है, वो हमारे लंग्स के लिए अच्छा है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो वो भी क्या करता है, हमारे लंग्स को हार्म करता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी। वो क्या करता है, हमारे एल्वियोलाइज को डैमेज करता है, हमारी जो एल्वियोलाई की जो कैपिलरीज मेम्ब्रेन है उसको डैमेज करता है, एंड डिक्रीज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। वंस द पेशेंट इज स्टेबलाइज, जैसे ही पेशेंट स्टेबल हो जाता है, FiO2 यानी कि फ्रैक्शनल इंस्पायर्ड ऑक्सीजन कैन बी विन डाउन बेस्ड ऑन द पल्स ऑक्सीमेट्री एंड आर्टेरियल ब्लड गैस वैल्यू। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है, इट कैन बी विन डाउन, मतलब विनिंग का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे पेशेंट स्टेबल होता जाता है वैसे वैसे जो वेंटिलेटर से उसको हम बाहर लाने के लिए धीरे धीरे हम उसको स्टेबल जैसे जैसे होता जाता है, हम सारी चीज़ें धीरे धीरे क्या करते जाते हैं, कम करते जाते हैं, और धीरे धीरे जिससे कि उसका जो नॉर्मल जो लंग है वो अपना वर्क करने लगे, स्पॉन्टेनियस वर्क करने लगे। तो वीनिंग का मतलब वही होता है। वीनिंग का मतलब है वेंटिलेटर से पेशेंट को धीरे धीरे उसका जो वेंटिलेटर पे वो जितना डिपेंडेंट है उसको उस डिपेंडेंसी को वो कम होती जाती है जैसे जैसे पेशेंट स्टेबल होता जाता है। तो जो फ्रैक्शनल इंस्पायर्ड जो ऑक्सीजन है जो हम पेशेंट को देते हैं वो जैसे जैसे पेशेंट स्टेबल होता जाएगा इसका अमाउंट कम होता जाता है। क्यों? पेशेंट स्पॉन्टेनियसली अब वो जो अमाउंट है एयर का वो इंस्पायर्ड कर सकता है, जितना कर सकता है उसके हिसाब से हम फ्रैक्शनल इंस्पायर्ड ऑक्सीजन को हम देते हैं। इंस्पायरेटरी एक्सपायरेटरी रेशियो, इट इज़ यूजुअली सेट एट 1:2 और 1:1.5 टू अप्रॉक्सीमेट द नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, ओकेशनली अ लॉन्गर इंस्पायरेटरी देन एक्सपायरेटरी टाइम। इसमें क्या होता है कि मैक्सिमम जो इंस्पायरेटरी का जो टाइम रहता है वो हमारा ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू एक्सपायरेटरी टाइम, विच एंड इट इज़ डिज़ायर टू अलाउ द मोर टाइम टू ऑक्सीजनेट द पेशेंट लंग। क्यों हम ऐसा करते हैं? जो इनहेलेशन का टाइम है वो थोड़ा सा लेंदी रहता है एज़ कम्पेयर टू एक्सहेलेशन का टाइम। क्यों? ताकि पेशेंट के लंग्स को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिल सके। दिस इज़ कॉल्ड द इनवर्स रेशियो वेंटिलेशन। नेक्स्ट वन इज़ प्रेशर लिमिट। प्रेशर लिमिट
It regulate the amount of the pressure. The volume cycle ventilator can greater to deliver the preset tidal volume because high pressure can cause lung injury. And it's recommended that the plateau pressure, the pressure applied to the small airway and alveoli not exceed 35. एक चीज़ हम लोग पहले यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसमें हम पहले एक चीज़ देखते हैं प्रेशर लिमिट में। मैंने आपको पहले भी बताया था जो प्रेशर साइकल्ड जो वेंटिलेटर होते हैं उसमें क्या करते हैं हम एक पर्टिकुलर जो ब्रीदिंग साइकिल है उसमें कितने अमाउंट में जो एयर का जो प्रेशर है लंग्स के अंदर कितना रहेगा ये हम प्री सेट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है जो कभी कभी क्या होता है ये सेट जो हम प्रेशर सेट करते हैं अगर वो प्रेशर हाई हो गया तो उसकी वजह से क्या होता है पेशेंट के जो लंग्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं और साथ ही साथ इसमें हम ये बोल सकते हैं कि जो एल्वियोलाई हैं लंग्स टिश्यू हैं उनका भी डिस्ट्रक्शन होने लगता है। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि प्रेशर को हमको बिल्कुल सही जो भी उस लिमिट है पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग बिल्कुल उसको हमको सेट करना है एक लेवल में। एंड जो नॉर्मल जो प्रेशर लिमिट जो हम करते हैं दैट इज़ नॉट एक्सीडेड 35 सेंटीमीटर ऑफ वाटर and if this limit is reached the ventilator stop delivering the breath and alarms। और अगर इस लेवल से ज़्यादा अगर जैसे ही होता है ये लिमिट एक्सीड होती है ये प्रेशर एक्सीड होता है तो वेंटिलेटर ब्रीथ डिलीवर करना स्टॉप कर देता है और अलार्म करने लगता है। नेक्स्ट वन इज़ फ्लो रेट। द फ्लो रेट इट इज़ द स्पीड with which the tidal volume is delivered and the usual setting is 40 to 100 liters per minute। flow rate भी हम set करते हैं इसमें। and last one is sensitivity। the sensitivity determine the amount of effort which is required by the patient to initiate the inspiration and it can be said to be triggered by the pressure of flow and it is a better setting for the patient who can breathe spontaneously because it reduce the work of breathing। डिपेंड करता है कि पेशेंट का लंग्स कितना ज़्यादा सेंसिटिव है कितना वर्क कर रहा है पेशेंट का लंग कितना स्पॉन्टेनियसली वर्क कर सकता है उसके अकॉर्डिंग हम सारी जो वेंटिलेटर्स की जो सेटिंग है वो हम उसके अकॉर्डिंग करते हैं। अगर पेशेंट कुछ अमाउंट में अगर खुद से वो जो अपना लंग्स है खुद से कुछ अमाउंट में अगर ब्रीदिंग का जो ब्रीदिंग साइकिल है उसको परफॉर्म कर सकता है अगर वो कुछ अमाउंट में इन्हेलेशन का जो इन्हेलेशन के टाइम में कुछ अमाउंट में अगर ऑक्सीजन वो ले पा रहा है तो हमको उसको पूरा जो एयर है इंस्पायरेशन के टाइम पे जो पूरा ऑक्सीजन है वो उसको पूरा मशीन यानी कि वेंटिलेशन से देने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी वो हाफ़ ले रहा है तो हमको हाफ़ ही देना है। अगर वो पूरा नहीं ले पा रहा है तो हमको उसको पूरा ही डिलीवर करना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है कि पेशेंट के जो लंग्स हैं वो किस कंडीशन में है पेशेंट के लंग कितने सेंसिटिव है वो कितना वर्क खुद से कर ले रहे हैं क्या वो इंस्पायरेशन परफॉर्म कर पा रहे हैं क्या वो एक्सपायरेशन परफॉर्म कर पा रहे हैं या वो इन दोनों चीज़ों को हाफ ऑफ परफॉर्म कर पा रहे हैं या बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि पेशेंट का लंग अपना कितना वर्क परफॉर्म कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम वेंटिलेटर्स में ये सारी चीज़ें सेट करते हैं। नेक्स्ट समरी ऑफ द वेंटिलेटर सेटिंग। तो पहला हम देखेंगे रेस्पिरेटरी रेट। सो यूजुअली कितना होना चाहिए 4 to 20 ब्रीथ्स पर मिनट। टाइडल वॉल्यूम 5 to 15 क्यूबिक सेंटीमीटर पर केजी। फ्रैक्शनल इंस्पायर्ड ऑक्सीजन 21% to 100% usually said to keep the partial oxygen pressure that is higher than the 60 mmHg or saturation of oxygen that is more than 90%। inspiratory and expiratory ratio that is usually 1:2 or 1:1.5 and pressure limit that is 10 to 20 centimeter of water above peak inspiratory pressure। मैक्सिमम कितना दे सकते हैं हम 35 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। तो ये जो नॉर्मल एक वेंटिलेटर जो सेटिंग होती है ये हम करते हैं। नेक्स्ट इज मोड्स ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेटर्स। हमने टाइप देख लिया वेंटिलेटर सेटिंग भी देख लिया। अब हम देखेंगे मोड्स ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेटर। मोड्स ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेटर आर डिस्क्राइब्ड बाय द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस टाइप ऑफ ब्रीथ एंड बाय द वेरिएबल्स दैट कैन अकर ड्यूरिंग द इंस्पायरेटरी फेज ऑफ वेंटिलेशन। ईच मोड ऑफ वेंटिलेशन इज डिस्टिंग्विश्ड बाय हाउ इट इनिशिएट द ब्रीथ,
how it sustain a breath and how it terminate a breath, these are referred to a phase or variable. जो मोड्स होते हैं, मोड्स क्या करते हैं, बहुत सारे टाइप्स के जो ब्रीथ्स है ना, जैसे कि इंस्पायरेटरी ब्रीथ, एक्सपायरेटरी ब्रीथ, इसके साथ ही साथ जो हमने वेंटिलेटर सेटिंग की है, तो ये दोनों के बीच रिलेशनशिप, यानी दोनों चीज़ों को हम साथ में रखते हुए क्या करते हैं, एक मोड सेट करते हैं। मोड का मतलब क्या है, अगर हम किसी भी एक मोड के बारे में बात करेंगे तो वो पर्टिकुलर मोड, जैसे हमने बोला कि जो ये पर्टिकुलर जो पेशेंट है वेंटिलेटर पे हमने इस मोड पे रखा है। मोड का मतलब क्या है, किसी भी अगर एक मोड के बारे में हम बात करें तो उसका मतलब होता है कि पहली चीज़ क्या है, हाउ इट इनिशिएट द ब्रीथ, मतलब कि ये ब्रीथ को कैसे स्टार्ट कर रहा है, मतलब कि ये पेशेंट के लंग को फुली कंट्रोल कर रहा है या हाफ कंट्रोल कर रहा है, या इनहेलेशन के टाइम पे सपोर्ट कर रहा है या एक्सहेलेशन के टाइम पे सपोर्ट कर रहा है। दूसरी चीज़, हाउ इट सस्टेन्स अ ब्रीथ, ये ब्रीदिंग साइकिल को कितना कंट्रोल कर रहा है, कितना लिमिट कर रहा है, इन फॉर्म ऑफ प्रेशर, इन फॉर्म ऑफ वॉल्यूम, इन फॉर्म ऑफ टाइम, एंड हाउ इट टर्मिनेट द ब्रीथ, और ये ब्रीदिंग साइकिल को ब्रीदिंग साइकिल को कैसे ये कंप्लीट कर रहा है। तो ये तीनों चीज़ें मिलके एक मोड को डिसाइड करती हैं। तो अब हम देखेंगे मोड्स के बारे में कि कितने टाइप्स के मोड होते हैं। द बेस्ट मोड ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेशन इज़ द वन दैट प्रोवाइड मैक्सिमम थेराप्यूटिक बेनिफिट विद द फ्यूएस्ट साइड इफ़ेक्ट। सबसे बेस्ट मैकेनिकल वेंटिलेशन का बेस्ट मोड वही होता है जो कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को थेराप्यूटिक बेनिफिट यानी कि रेस्पिरेटरी सपोर्ट देने के साथ ही साथ सबसे ज़्यादा उसके कम साइड इफ़ेक्ट्स हो। Mode selection and individual ventilator setting are geared toward the patient diagnosis, history as well as integrated data from laboratory, radiology and physical examination. पेशेंट को हमको किस वेंटिलेटरी मोड पे रखना है ये डिपेंड करता है कि पेशेंट का कंडीशन क्या है, डायग्नोसिस क्या है, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री क्या है, उसके जितने भी लैब डाटा हमने लिए हैं, एबीजी, पल्स ऑक्सीमेट्री, जितना भी हमने लैब टेस्ट किया है, सारी चीज़ों से पेशेंट के बारे में पहले एक निष्कर्ष निकाला जाता है कि पेशेंट का कंडीशन क्या है, किस कंडीशन में उसके लंग्स हैं, उसकी डायग्नोसिस क्या है, हिस्ट्री क्या है, उसके जो भी लैब वैल्यूज़ हैं वो कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट को किस मोड में रखना है ये डिसाइड करते हैं। So basic mode of ventilation, there are six modes of ventilation. So first one is continuous mandatory ventilation, that is called CMV. Next one is assist control ventilation, synchronous ventilation, synchronous intermittent mandatory ventilation, that is SIMV. Next one is intermittent mandatory ventilation, that is IMV. Positive and expiratory pressure, that is PEEP, and continuous positive airway pressure, that is CPAP, है ना। तो ये है ये बेसिक मोड्स है वेंटिलेशन के बारे में। इसको हम कल पढ़ेंगे। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है वो मैं फिर से एक बार रिवाइज कर रही हूँ। तो आज हम लोगों ने देखा नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन, जिसमें हम विदाउट एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन पेशेंट को ओरोनेजल मास्क के थ्रू हम ब्रीदिंग सपोर्ट देते हैं। और इसमें मेनली 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ कांस्टेंट पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, दैट इज़ CPAP, एंड बाई लेवल पॉजिटिव एयर प्रेशर, दैट इज़ BiPAP। दोनों हमने देख लिया है कि दोनों में कंडीशंस क्या क्या हैं CPAP और BiPAP देने के। नेक्स्ट हमने देखा था वेंटिलेटर सेटिंग। इसमें हम वेंटिलेटर सेटिंग क्यों करते हैं, ये डिसाइड होता है अकॉर्डिंग टू पेशेंट डायग्नोसिस, अकॉर्डिंग टू पेशेंट लंग कंडीशन, अकॉर्डिंग टू पेशेंट एयरवे रेजिस्टेंस। तो ये सारी चीज़ें हम सेट करते हैं। वेंटिलेटर सेटिंग क्यों ज़रूरी है, इसलिए ताकि जैसे ही वेंटिलेटर सेटिंग हमने किया, अगर वो सेटिंग से लिमिट जो है एक्सीड होती है तो वेंटिलेटर है वो आराम करता है। अलार्म करने से हमको पता चलता है कि पेशेंट इमरजेंसी कंडीशन में, और पेशेंट का हमको जो कंडीशन है उसको जाके चेक करना है, वेंटिलेटर को चेक करना है। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी, क्या क्या सेट करना है, लाइक रेस्पिरेटरी रेट, टाइडल वॉल्यूम, फ्रैक्शनल इंस्पायर्ड एयर ऑक्सीजन, इंस्पायरेटरी एक्सपायरेटरी रेशियो, प्रेशर लिमिट, फ्लो रेट, सेंसिटिविटी,
ये सारी चीज़ें हमने देखी। नेक्स्ट हमने देखा मोड्स ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेशन, इसमें टोटल 6 टाइप होते हैं। नेक्स्ट हम लोग कल डिटेल में पढ़ेंगे सारे जो मोड्स ऑफ वेंटिलेशन हैं। जो भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने इसके पहले वाला जो पार्ट 1 जो मैंने इसमें बनाया है मैकेनिकल वेंटिलेशन का, जिसमें मैंने टाइप को डिस्क्राइब किया है, नेगेटिव प्रेशर और इन्वेसिव पॉजिटिव प्रेशर, उसको पहले आप लोग पढ़ेंगे, उसके बाद ही आपको ये वाला पार्ट समझ में आएगा। थैंक यू।